हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रवीण गौड़। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्ज़ाम के लिए। आपके सीटेट सिलेबस में मेनली 3 थ्योरीज दे रखी हैं, जिसमें एक है पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत की, दूसरा है बाइगॉट्स की थ्योरी और तीसरी है लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी। तो आज हम लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में चर्चा करने से पहले हम नैतिकता क्या है इसको समझेंगे। तो नैतिकता, आई होप आप सबने सुना होगा ये टर्म। बेसिकली मोरालिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है जिसका हर किसी के लिए अलग अलग हर अर्थ हो सकता है। आपके लिए इसका अर्थ कुछ और हो सकता है और किसी और के लिए कुछ और। लेकिन अगर हम नैतिकता को बेसिक लेवल पर समझें तो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं और इन रूल्स के आधार पर हम किसी चीज़ को अच्छा, बुरा, सही और गलत मानते हैं। तो यहाँ हमने मोरालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। अब हम कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग ने 10 से 16 साल के बच्चों को पहले कुछ कहानी सुनाई और फिर उन्हें अपने प्रश्नों की सहायता से नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डायलेमा से सामना कराया और बच्चों के लिए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके अपना सिद्धांत दिया। यहाँ पर एक टर्म आया मोरल डायलेमा। बेसिकली डायलेमा वह कंडीशन होती है कि जहाँ पर व्यक्ति यह सोच नहीं पाता कि वह किस डायरेक्शन में मूव करे। तो लॉरेंस कोलबर्ग अपनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। वह कहानियाँ सुनाया करते थे और उन कहानियाँ को सुनाने के बाद वह व्यक्ति से प्रश्न पूछते थे और प्रश्न पूछने के बाद जो उत्तर मिलते थे उनका एनालिसिस करते थे और बहुत सारे इन्हीं एनालिसिस के बेसिस पे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो उनकी एक कहानी के बारे में हम समझेंगे। उनकी एक कहानी है जिसमें यूरोप की एक महिला एक विशिष्ट प्रकार के कैंसर से प्रभावित थी। डॉक्टर के अनुसार वह केवल एक तरीके की दवाई से ही ठीक हो सकती थी और यह औषधि विक्रेता स्वयं बनाता था और औषधि की उसकी लागत कीमत से 10 गुना अधिक कीमत पर वह बेच रहा था। उस औषध की लागत कीमत $200 थी, परंतु वह उसे $2000 या आप कहें ₹200 थी, लेकिन वह उसे 2000 रुपये की कीमत पर बेच रहा था। तो बीमार महिला के पति ने, जिसका नाम हिंज था, कई लोगों के कर्ज पर भी मुद्रा देने के लिए संपर्क किया, लेकिन उसे कहीं से इतना कर्ज नहीं मिला। तो उसने औषध विक्रेता से संपर्क किया और कहा कि इस औषधि के न मिलने पर उसकी पत्नी की मृत्यु हो सकती है, इसलिए या तो वह उसे कुछ कंसेशन दे या वह आधी कीमत अभी ले ले और आधी कीमत वह बाद में चुका देगा। लेकिन औषधि विक्रेता ने हिंज की इस प्रार्थना को ठुकरा दिया, जिससे हिंज बहुत ही निराश हुआ और अगली रात औषधि विक्रेता का स्टोर तोड़कर हिंज उसकी दुकान में घुस गया और अपनी पत्नी के लिए औषधि को चुरा लाया। ये एक कहानी है जिसमें कुछ क्वेश्चन कोलबर्ग ने किए, जैसे कि क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था, क्या उनका व्यवहार नैतिक रूप से सही था या गलत था, और सही था तो क्यों और गलत था तो क्यों। तो ये क्वेश्चन ऐसे थे जिनसे बच्चों में एक सोशल डायलेमा पैदा होता था और उसके बाद वह अपना आंसर देते थे और उन आंसर का विश्लेषण करके कोलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तरों में विभाजित किया है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल लेवल यानी कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। दूसरा स्तर है कन्वेंशनल लेवल यानी कि रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और तीसरा और अंतिम जो लेवल है वह है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो हम इन सभी स्तरों को एक एक करके समझेंगे। तो पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। यह अवस्था 4 साल से लेकर 10 साल की आयु तक होती है। बच्चे इस अवस्था में किसी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर कहते हैं। इसके भी 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चों में दंड से दूर रहने का अभिप्रेरण अधिक मजबूत होता है। वह दंड से दूर रहना चाहते हैं और बच्चे प्रतिष्ठित या शक्तिशाली व्यक्ति प्राय माता पिता के प्रति सम्मान दिखाते हैं ताकि उन्हें दंड न मिल सके। तो ये तो हो गया पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। और दूसरा लेवल है इंस्ट्रूमेंटल
रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन यानी कि साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चों में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है। वह इस तरह का काम करना चाहते हैं कि जिससे उन्हें पुरस्कार मिले, और इस अवस्था में बच्चों में टिट फॉर टैट का भी व्यवहार पाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल इसका यह है कि अगर क्लास में किसी बच्चे का नुकसान कोई दूसरा बच्चा कर दे तो वह बच्चा भी उस बच्चे का कुछ न कुछ ऐसा नुकसान करेगा जिससे उसे लगे कि उसके साथ जस्टिस हुआ है। तो इस अवस्था में बच्चे के लिए जस्टिस वही है जो बच्चा सेम कर दे जो उसके साथ हुआ है। तो यह अवस्था टिट फॉर टैट की है। दूसरा जो लेवल है वह है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल। यह अवस्था 10 साल से 13 साल के बच्चों तक में पाई जाती है। इस अवस्था में बालक दूसरों के मानकों को मानता है तथा उन्हीं मानकों के अनुसार सही गलत का निर्णय करता है। बच्चे इस अवस्था में उन सभी क्रियाओं को सही समझते हैं जिससे दूसरों की मदद होती है। इस लेवल के भी 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली अवस्था है उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता यानी कि गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चों में अप्रूवल पाने तथा डिसअप्रूवल से दूर रहने का अभिप्रेरण पाया जाता है। यानी कि वह ऐसा काम करना चाहते हैं कि उन्हें अप्रूवल मिले ना कि डिसअप्रूवल, जिससे वह एक गुड बॉय और नाइस गर्ल की फील कर सकें। दूसरी अवस्था है सामाजिक व्यवस्था को मानने की उन्मुखता यानी कि मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। इस अवस्था में बच्चे इस तरीके का काम करना चाहते हैं कि जिससे एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे यानी कि जो सोसाइटी के हिसाब से वह काम करते हैं। तीसरा जो लेवल है वह है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस अवस्था में बच्चों का नैतिक व्यवहार पूर्णतः उनके नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कोलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर नैतिकता का कौन सा होता है, तो वह है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर बच्चों में सही नैतिकता का ज्ञान हो जाता है। मतलब वह इस स्तर पर बच्चे समझ जाते हैं कि नैतिकता का सही अर्थ क्या है। इसके तहत भी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चे या किशोर उन व्यक्तिगत अधिकार या इंडिविजुअल राइट्स तथा नियमों का आदर करते हैं जो डेमोक्रेटिकली माने जाते हैं तथा वह ये विश्वास करते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तभी हो सकता है जब उसके सदस्य समाज के नियमों का आदरपूर्वक पालन करें। यानी कि वह डेमोक्रेटिकली सोचते हैं और डेमोक्रेटिक रूल्स का पालन करते हैं। इसका दूसरा स्तर है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण बच्चों में तीव्र होता है। बच्चे आत्मनिंदा से बचना चाहते हैं। यह उच्चतम सामाजिक स्तर का उच्चतम अवस्था है यानी कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर ये हाईएस्ट लेवल था और इसमें भी हाईएस्ट लेवल है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की नैतिकता बरकरार रहती है। यहाँ किशोर दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों यानी कि इंटरनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप व्यवहार करता है। तो यहाँ पे हमने कोलबर्ग के सिद्धांत पढ़ा। कोलबर्ग के सिद्धांत में मेनली 3 नैतिकता के स्तर होते हैं और प्रत्येक नैतिकता के स्तर पर 2 सब लेवल पाए जाते हैं। तो यह सीटेट के एग्ज़ाम से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते रहते हैं। एक आध क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से। आई होप आपके समझ में आया होगा। ये लेसन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।